नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रपति के उद्बोधन पर या राष्ट्रपति के संदेश पर या राष्ट्रपति के उद्बोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही, कुछ लोगों की तो आदत बन गई है और वो आदत ये है कि जब तक वो फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलेंगे तब तक वो मेच्योर नहीं जाने जाएंगे। यानी कि वो मेच्योर है नहीं। वो मेच्योर दिखाने के लिए जब तक विदेश नीति का शब्द इस्तेमाल नहीं करते तब तक वो मेच्योर होते नहीं हैं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने वो बात नहीं कही। ये बात तो नेहरू जी पर भी लागू होती है। हालांकि उन्होंने जॉन एफ कैनेडी के विषय में उनकी वाइफ और जॉन एफ कैनेडी का स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया और कहा कि भाई ये पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु को लेकर। आज से 63 साल पहले उनकी हत्या की गई थी। सीट पर रहते हुए कैनेडी की हत्या हुई थी। कैनेडी की पत्नी जैक, जिसको जैकलिन या कुछ और नाम दिया जाता था, वो जैक के विषय में भी एक पुस्तक मुझे अलग से मिली। और उस पुस्तक में जो गजब की बात कही गई वो मतलब हिस्टोरिक है। मैं उस आर्टिकल को, इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है 2019 का, उस आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। नीचे टीम से कहूँगा कि वो नीचे उस आर्टिकल का एड्रेस पेस्ट कर दे ताकि हम सब लोग पढ़ सकें। किताब का नाम है जैकलिन कैनेडी, हिस्टोरिक कन्वर्सेशन ऑन लाइफ विद जॉन एफ कैनेडी। क्या है? जैकलिन कैनेडी, हिस्टोरिक कन्वर्सेशन ऑन लाइफ विद जॉन कैनेडी। इस किताब में जो जो मोदी जी कह रहे हैं उससे भी कहीं आगे की बात कही गई है, जो मुझे लगता है कि समझनी चाहिए और उसको दूसरे संदर्भों में भी समझनी चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है कि भारत चाइना के बीच में बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा था। चाइना के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए हुए थे और जो हमारे पत्र उनके पास गए थे कि भाई ये बॉर्डर का डिस्प्यूट सॉल्व कर लो। ये बात 1962 के युद्ध से पहले की है। तो वो भारत की विजिट पर आए, 8 दिन भारत में रहे ऐसा कहते हैं, और नेहरू जी उनको घुमाते रहे। चाइना के राष्ट्राध्यक्ष ये पूछते रहे कि भाई क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा, पड़ोस में क्या चल रहा, पाकिस्तान में क्या चल रहा। और 8 दिन तक नेहरू जी उनको पूरे विश्व को समझाते रहे। यानी कि नेहरू जी अपनी विद्वानता फॉरेन पॉलिसी के मामले में बताते रहे। अब नेहरू के वंशज होने के नाते, हालांकि सही से नेहरू के वंशज कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि नेहरू की बेटी के बेटे, यानी कि पर नाना नानी के पिता, नानी के पिता यानी कि उनके पिता के नाना। खैर, खून तो कहीं ना कहीं 5 पीढ़ी तक रहता है, तो अभी 5 पीढ़ी क्रॉस नहीं करी है माता की। इसलिए हिंदू समाज के अनुसार 5 पीढ़ी में ब्लड का रिलेशन रहता है और ब्लड का संचार भी थोड़ा बहुत रहता है। तो नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी को जो वो अपने आप को महारथी हासिल बताते थे और चाइना के जो डिस्प्यूट सॉल्व होने करने के लिए आए थे, बात करने आए थे, उनसे भी वो विदेश नीति ही पूछते रहे। और फाइनली वो जब गए यहाँ से, जाने के बाद भारत के सेक्रेटरियों ने और जो मंत्रिपरिषद था और बाकी लोग थे उन्होंने नेहरू जी से पूछा पूछा कि भाई क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि बाकी तो वो सब पूछते रहे, दुनिया भर की बात पूछते रहे, मैं बताता रहा, वो मुझे जज करना चाहते थे, मैं उनको बताता रहा, लेकिन जो हमने पत्र लिखे उसके विषय में जाते समय मैंने पूछा। वो बताते हैं कि जाते समय मैंने पूछा कि भाई वो हमने पत्र लिखे थे जिस विषय पर ये वार्ता करने के लिए आप यहाँ पर आए हो, उसका क्या हुआ। तो जाते समय चाइना के चाउमिन लाई ने ये बात कही कि उन पत्रों पर हम विचार करेंगे। आप सोच लीजिए कि 8 दिन की व्यक्ति की विजिट भारत की थी, भारत के प्रधानमंत्री को पढ़ना चाहते थे, भारत के प्रधानमंत्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पर बात करने आए थे और भारत का प्रधानमंत्री विश्व नीति समझाता रहा जो भी उसको उल्टी सीधी आती होगी। और फाइनली जब उस पर चर्चा का विषय आया तो उसने ये कह दिया कि नहीं भाई ये तो मुझे मतलब ये तो बाद में देख लेंगे। आप सोच सकते हैं कि क्या विचार रही होगी। अब जो मैंने पुस्तक का नाम बताया, उस पुस्तक में दो विषय हैं, एक तो नेहरू नेहरू जी के विषय में है और दूसरा इंदिरा गांधी के विषय में है। 1961 की विजिट थी। जॉन एफ कैनेडी ने उनका डिनर रखा था। डिनर रखने के बाद जॉन एफ कैनेडी ने अपने घर में डिनर रखा तो ये हुआ कि भाई पुरुष एक साथ खाएंगे और महिलाएं एक साथ डिनर पर जाएंगी। तो कैनेडी की वाइफ इंदिरा गांधी को लेकर, या महिलाएं जहां पर भोजन कर रही थी वहां भोजन कर रहे हैं और पुरुष एक तरफ कर रहे थे। लेडी कैनेडी ने जो स्टेटमेंट दिया, बोले ये जो महिला है
ये महिला सूखे पेड़ के तने की तरह है। उनके यहाँ एक पेड़ होता है, उस पेड़ का उन्होंने हवाला दिया, भाई उसकी तरह है और रूखी है, और इसको विजन नहीं है, सोचना नहीं आता। और बहुत बुरे बुरे कमेंट इंदिरा गांधी के विषय में लेडी कैनेडी ने किए थे। लेडी कैनेडी ने इंदिरा गांधी को, मतलब एक बच्ची मान ली, 1961 की बात है और इंदिरा गांधी 66 में प्रधानमंत्री भारत की बन गई थी। प्रधानमंत्री बनने से 5 साल पहले की बात है। और उस समय उनको इमेच्योर, बिना बुद्धि वाला और पता नहीं क्या क्या कहा गया। ये पुस्तक मैंने जो कोड किया है, ये पुस्तक में उस विषय पर चर्चा है। लेकिन जॉन एफ कैनेडी के विषय में उन्होंने कहा कि एक टाउन का प्रीचर की तरह नेहरू जी थे। टाउन के प्रीचर जो वोरबेल में बयान देता है, वोरबेल में बोलता है। एक गांव में, एक कस्बे में ऐसा भाषणबाज जो कि एक बोरबेल में मुंह घुसेड़कर बात करता है, केवल उसको ही सुनाई दे और वो अपने में ही मगन रहता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मैं क्षमा चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने नहीं चाहिए, मैं तो एटलीस्ट नहीं करता हूं। लेकिन पुस्तक में जो लिखा, जो आर्टिकल मैं आपको, इकोनॉमिक्स टाइम्स का है 2019 का, उस आर्टिकल को ज़रूर कहूँगा कि आप लोग उसको देखिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने एक बात और कही। प्रधानमंत्री ने जिस पुस्तक का हवाला दिया उसमें ये कहा गया है कि जॉन कैनेडी ने ये बयान दिया कि वो हम में कम, भारत की पॉलिसी में कम, भारत की विदेश नीति में कम, भारत के सिस्टम में कम, और वो ज़्यादा विश्वास कर रहे थे लेडी कैनेडी पे, यानी कि लेडी कैनेडी की तरफ ज़्यादा आकर्षित थे। लेडी कैनेडी यानी कि जैकलिन कैनेडी से ज़्यादा घुसने का कोशिश कर रहे थे। अब ये बात अगर संदर्भित की जाए तो ये भी है कि जब इसी वजह से, हालांकि अमेरिका कोई पिछड़ा देश तो नहीं था उस समय भी, अमेरिका में महिलाएं और पुरुष साथ में, उस समय की मूवियां 60 के दशक की, 50 के दशक की देखोगे, उस समय भी महिला पुरुष मतलब बहुत फ्रैंक हैं। और उस समय पर जॉन कैनेडी ने अपनी पत्नी को अलग भोजन करने के लिए भेजा होगा, अलग डाइनिंग रूम में भेजा होगा, इंदिरा गांधी के साथ करो, तो जैकलिन कैनेडी को भी मज़ा नहीं आ रहा होगा और इधर नेहरू जी को भी मज़ा नहीं आ रहा होगा। नेहरू जी गुड़बुड़ा गए होंगे, सारी बातें अंदर खा गए होंगे, क्योंकि लेडी कैनेडी उधर बैठी थी। तो अंदाज़ा ये है कि इसीलिए ये संदर्भ दिया गया कि वोरबेल में एक टाउन प्रीचर की तरह बात कर रहे थे। मतलब बहुत छोटी किस्म की बातें, बहुत मामूली सी बातें। एक देश का प्रधानमंत्री है, उसको वर्ल्ड लेवल पर सोचना चाहिए। वो एक टाउन के प्रीचर की तरह सोच रहा था, एक गांव में भाषणबाज की तरह, जो गांव में भाषण देता है, एक टाउन में बात करता है, उसकी तरह सोच रहा था, वोलबेल में बात करने वाले की तरह सोच रहा था। जॉन कैनेडी का, जैसे मैंने कहा कि मोदी जी ने जो संदर्भ दिया विदेश नीति को लेकर, उस नीति के इनके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे। अगर नेहरू जी की विदेश नीति की बात करी जाए तो देश में उनके वंशज तो ये कहते हैं कि विदेश नीति के मामले में नेहरू जी का कोई तोड़ नहीं। विदेश नीति के मामले में नेहरू जी का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन ये जो राइटिंग्स आ रही हैं, जो बातें सामने निकल कर आती हैं, वो सब बता रही हैं कि क्या एक व्यक्ति को, जिसको खुद को ये आभास हो कि वो विश्व राजनीति जानता है, विश्व की नीति जानता है, विश्व की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझता है, और उसको विश्व, वो वर्ल्ड लेवल का पॉलिटिशियन है। यही कारण रहा होगा कि जब जब कम्युनिस्टों ने चाइना पर कब्जा किया और अमेरिका ने ये कोशिश की कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह, या नेशनलिस्ट चाइना की जगह पर भारत को स्थायी सदस्य बना दिया जाए, तो नेहरू की यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी जिसमें उन्होंने कहा कि तुम हमें लड़ाना चाहते हो अड़ोसी पड़ोसियों में, चाइना बड़ा भाई है, इसलिए अब सरकार जो वहाँ पर बैठ गई है वही मेंबर बनना चाहिए। आप याद करिए, नेहरू जी ने उस समय ये ऑफर ठुकरा कर चाइना को ही बढ़ा दिया था। इसका परिणाम निकला कि 70-80 के दशक में, मतलब नेहरू जी के जाने के बाद भी इंतज़ार किया गया, नेहरू के जाने के बाद 80 के दशक में यूनाइटेड नेशंस में
कम्युनिस्ट चाइना को जगह दी गई। उससे पहले नेशनलिस्ट चाइना को जगह थी और रिप्रेजेंटेशन आज का ताइवान करता था। क्योंकि जो लोग यहाँ से भागे मेनलैंड से, वो ताइवान, फॉर्मोसा उसका नाम हुआ करता था, फॉर्मोसा में जाकर उन्होंने शरण ली और वही चाइना का रिप्रेजेंटेशन करते थे। वही लगातार उनका पासपोर्ट भी चाइना पे ही लिखा जाता था। बाद में, बहुत बाद में, अब उन्होंने अपना नाम रखा ताइवान करके किया है, नहीं तो ताइवान स्थान का नाम था, वो चाइना को रिप्रेजेंट करते थे। और नेहरू जी उनके रिप्रेजेंटेशन की बजाय कम्युनिस्टों के रिप्रेजेंटेशन के पक्षधर थे। और परिणाम ये निकला था कि कम्युनिस्टों का जब नाम फॉरवर्ड किया गया और वो जो उनके चाउमिन लाई भारत में आए, उसके बाद ही हमला 62 का हो गया और हमने एक बड़ा भूभाग चाइना के हाथ में खो दिया। पाकिस्तान की नीति के बारे में अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान में ने जब भारत पर हमला किया, तो उस समय भी नेहरू से ये बात कह रहे थे राजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह कह रहे थे, मैं कमांडर इन चीफ हूँ, मैं अधिमलन तो कर चुका हूँ, लेकिन सेनाओं की कमान मेरे हाथ में दे दिया जाए ताकि मैं वो हिस्सा वापस ले सकूं। तब नेहरू की विदेश नीति ये कह रही थी कि आपने अधिमलन कर दिया है, बात आपकी खत्म हो गई, अब भारत देखेगा। भारत ने ऐसा देखा कि वो यूएनओ चले गए, सिक्योरिटी काउंसिल चले गए, सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर गुहार लगाई और गुहार लगाकर सिक्योरिटी काउंसिल में रिक्वेस्ट की कि आप तो विश्व के संरक्षक हैं, हमारे देश के अंदर नए बने नए नवेले उजड़े पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया है, आप हमें पाकिस्तान से बचाइए। नतीजा निकला कि यूएनओ ने यूएनसीआईपी बनाया, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडियन पाकिस्तान, और यूएनसीआईपी बीच में घुस गया। उसने सीज फायर लागू कर दिया और हमारा 1 लाख से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर, 1 लाख, 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में आज भी है। जबकि महाराजा हरि सिंह कह रहे थे कि हमको कमांड दे दीजिए, हम अपनी ज़मीन वापस ले लेंगे। लेकिन नेहरू नहीं माने और वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए थे। और सिक्योरिटी काउंसिल में भी कोई पिटीशन लेकर नहीं गए थे, सिक्योरिटी काउंसिल में भी वो रिक्वेस्ट लेकर गए थे। आप सोच लीजिए कि नेहरू की विदेश नीति के मामले में क्या कहा जाए। नेहरू जी की 1947 के 30 अक्टूबर का एक लेटर है जो उन्होंने होम मिनिस्ट्री को लिखा, यानी कि सरदार पटेल को लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर हिंदू और सिख सेनाओं को रोका जाए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को कश्मीर जाने से रोका जाए, क्योंकि वहाँ मुसलमान रहते हैं और उनके मन में भयावह सिचुएशन है, उनको कहीं भय नहीं होना चाहिए, उन लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जबकि हुआ ये था कि महाराजा हरि सिंह ने अपनी मुस्लिम टोली को पाकिस्तान के कबायली रूप में आए सेना पर से लड़ने के लिए भेजा था और वो टोली इस्लाम को ध्यान में रखते हुए उधर से इधर लड़ने लगी थी, यानी कि उसने बैकफायर कर दिया, वो उनके साथ मिल गई थी। आप सोच लीजिए कि पोजीशन ये थी और नेहरू जी ये कह रहे थे कि आरएसएस वालों को वहाँ जाने न दिया जाए, और नेहरू जी ये कह रहे थे कि वहाँ पर सिख और वो सेना भेजी जाए। आप सोच लिए 30 अक्टूबर को ही जवाब दिया है सरदार पटेल ने। उन्होंने कहा सेना सेना होती है, वो राष्ट्र की रक्षा के लिए होती है, वो हिंदू या सिख नहीं होती, सेना सेना होती है, मैंने सेना भेज दी है। अगर मैं आपकी बात मानूं भी तो भी सेना कूच कर चुकी है, अब सेना को वापस बुलाना देश हित में नहीं होगा। जहां तक बात आती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की, तो वो लोग वहां हिंदू आबादी पर जो अत्याचार चल रहे हैं उन अत्याचारों को बचाने के लिए गए हैं, वो वहां पर रसद सप्लाई कर रहे हैं। मेरी जानकारी इतनी है कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं, इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। आप सोच लीजिए नेहरू जी की विदेश नीति के मामले में हमने पाकिस्तान के हाथों 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर खोया और हमने एक बड़ा भूभाग चाइना के हाथों में खोया। तिब्बत, जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, तिब्बत की चुशूल की ट्रीटी ऐसी थी जिसमें तिब्बत का अधिपति महाराजाधिपति जम्मू कश्मीर का राजा हुआ करता था, सम्राट हुआ, महाराज हुआ करता था। वो जमीन भी जब तिब्बत पर चाइना ने कब्जा किया तो भारत सरकार ने चू नहीं किया, और परिणाम ये निकला कि वो हिस्सा हमारे हाथ से चला गया। आप सोच लीजिए आज अगर तिब्बत हमारे पास होता तो पहाड़ का पूरा हिस्सा होता, वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता। कम से कम हम बफर स्टेट तो बना ही सकते थे। नेपाल हमारे साथ आने को तैयार था, उस समय भी नेहरू जी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में आई। आप सोच सकते हैं कि बेरूबरी स्टेट पाकिस्तान को दे दी थी,
तब भी उनको इंटरनेशनल स्थिति की समझ थी। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का दर्रा, जहाँ से भारत में सदैव संकट आया, जहाँ से भारत में सदैव आक्रांता आए, वो हिस्सा भी हम बचा नहीं पाए थे। नेहरू जी ने भारत एक खोज तो लिखी, लेकिन वो भूल गए कि भारत में आक्रांताओं के आने का जो क्षेत्र है वो वही है, और वो हम पाकिस्तान के हाथों गंवा रहे थे। नेहरू जी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी आती थी। आज उनके वंशज भी फॉरेन पॉलिटिक्स के बगैर कैसे चुप रहें, क्योंकि दादा परनाना की जो 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 स्पेशलाइजेशन है, वो स्पेशलाइजेशन इनके पास भी तो आएगी, कुछ ना कुछ वंशानुगत रूप से आएगी। इसलिए मोदी जी ने कहा कुछ लोगों की आदत बन गई है कि वो जब तक फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं कर लेते तब तक उनको पेट में संतुष्टि नहीं मिलती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।